वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की जो है हमारी डेट वो है 26 सितंबर। तो 26 सितंबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बन सकते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि पंचायत को लर्न करने की एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। ओनली करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स के चैनल पे जाके आप सभी लोग देख सकते हो। कैसी लगी वो वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए एक बार। बाकी ये है आपका टेलीग्राम चैनल। मैं ये सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल से आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डेली ही अपलोड करती हूँ चैनल के ऊपर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स डेली ही आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाते हैं। तो आप लोग अगर उसको देखेंगे तो आप लोगों को उससे ये फायदा मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या एग्जाम के लिए जरूरी है। जैसे मैंने इसमें अपलोड किया है कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन लाइनर सीरीज। वन लाइनर सीरीज से मेरा मतलब होता है कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब वहां पे अपलोड की गई है। तो आप उसको देखो, आपको आइडिया लगेगा इसके अंदर कि क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल भी ज्वाइन करेंगे और ये वाला चैनल भी ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीजों को पढ़ने में, समझने में। समझे सभी लोग? तो इसको जरा एक बार सब लोग करना शुरू करो, लर्न भी करो और उसमें जो भी चीजें हो सकती हैं पढ़ो। और वो बिल्कुल ही ना प्रिलिम बेस्ड करंट अफेयर्स होते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती है ना प्रिलिम बेस्ड, वो सब पूछा जाता है उसके अंदर। तो आप सभी लोग उसको एक बार गो थ्रू करना शुरू करो। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के चार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बट ये चारों उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला करंट अफेयर है, इंडिया और कनाडा का अभी बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रहा है। आप सभी लोगों ने सुना होगा इंडिया क्राइसिस, कनाडा का वीजा के ऊपर इशू आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। फिर यूएन का एक समिट हुआ है और इसरो का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इंडिया और कनाडा के बीच में जियोपॉलिटिकल रिलेशंस यहाँ पे खराब हुए। अब देखो असल में हुआ क्या। अभी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये बोला है कनाडा की पार्लियामेंट में, जो कनाडा की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, कि इंडियन गवर्नमेंट का खालिस्तानी रिबेल जो कनाडा में है उसको मारने में हाथ हो सकता है। क्योंकि इसी साल हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के लीडर है, उनको यहाँ पे मारा गया था। और इस चीज के लिए ये बात जो है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, ये इंडिया भी आए थे, ये और इनके बेटे दोनों इंडिया आए थे, तो बड़ी पॉपुलर हो गई थी ये न्यूज, ये कौन है वगैरह वगैरह, काफी ज्यादा ये न्यूज में हाईलाइट रहा था ये चीज। लेकिन अभी जो बात आ रही है फिलहाल के लिए, ये टॉप न्यूज जो बन के आ रही है अभी फिलहाल की, वो यही है। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा सा वर्स हो गई है सिचुएशंस, एलिगेशंस लगाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जब स्पेशल सेशन की तैयारियां चल रही थी पिछले ट्यूसडे के टाइम पीरियड में, तब ये सब हुआ था। तब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट जो ओटावा में बनी हुई है वहां पे ये बोला। उन्होंने बोला कि हरदीप सिंह निज्जर, जो कि 45 ईयर्स के थे, उनको जो है, जब वो सुर्रे से गुरुद्वारे से बाहर निकल रहे थे तो दो गनमैन थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, उन्होंने इनको मार दिया, हरदीप सिंह निज्जर को। ठीक है, अब उन्होंने ये बात भी बोल दी कि जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये चल रही है अभी, लेकिन फिर भी उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि इंडिया का इसमें हाथ हो सकता है। ठीक है, ऐसा। तो एलिगेशंस जो है वो बिल्कुल ही, जब ये G20 समिट जस्ट कंप्लीट हुआ था उसके करीब 10 दिन बाद, मेरे हिसाब से, नहीं 10 तो नहीं, हाँ 10-12 दिन ही हुए होंगे ना, तो उसके ऊपर ये जो है प्रॉब्लम यहाँ पर होनी शुरू हो गई। तो ये था आपका पूरा एक जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। एलिगेशन जब लगाए गए यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर, कनाडा की सॉइल पे उनकी हत्या हुई थी। ठीक है,
और इंडिया ने क्या बोला कि ये सब चार्जेस क्या है, बिल्कुल गलत लगाए गए हम पर, ऐसा हमारी तरफ से कोई भी इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। दोनों की दोनों यहाँ पर कनाडा ने एक चीज और करी, कनाडा ने रॉ का एक जो एक चीफ वहां पे भी रहते हैं रॉ स्टेशन के, उनको यहाँ पर एक्सपेल कर दिया। दोनों ने अपने ट्रैवल एडवाइजरीज को यहाँ पर में प्रॉब्लम जो है वो लेके आ गए। और इंडिया ने छुपे खालिस्तानी आतंकवादियों के कारण भाज जो है कनाडा को ये बोल दिया कि ये छुपे खालिस्तानी आतंकवादियों का एक गढ़ है। इसलिए जो वहां पे भारत के राजनयिक एम्बेसडर्स डिप्लोमेट्स वहां पे रहते हैं, उनको यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा भी हो सकता है। ऐसी सब बातें जो है ये यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को बोलना टेंशंस के रूप में शुरू हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो एक स्टेटमेंट आई थी ना, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं बिल ब्लेयर, उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पर जो ये वीजा सर्विसेज की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम सोचें और दोनों को एक दूसरे की रिजॉल्व करने की कोशिश करें जो प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। क्योंकि इंडिया ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इन सब एलिगेशंस को, और ये भी बोला है कि जो आपने एक हमारे एक पर्सन को काम से निकाला है, एक्सपेल करा है, तो इंडिया ने भी कनाडा के एक पर्सन को जो कि यहाँ पर काम कर रहे थे उनको भी एक्सपेल कर दिया। और इंडिया ने साथ साथ लास्ट हफ्ते कनाडा को ये बोला है कि जो भी आपके वहां पर कनाडा में एंटी इंडिया ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको रोको, और कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विस को रोक दिया। ये सब बात है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चला है। तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, चाहे हम ट्रेड की बात करें बहुत सालों से रहे हैं। हाई कमीशन इंडिया में भी है नई दिल्ली के अंदर, इंडिया की हाई कमीशन कनाडा ओटावा में भी लोकेटेड है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये तो अलग है। ठीक है, और फिर यूएन की जनरल असेंबली में यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको भी ये सोचा गया था कि वो भी यहाँ पर बोलेंगे और इसके ऊपर कुछ एक या तो कनाडा प्रूफ दिखाएगा कि इंडिया कैसे जुड़ा हुआ है हरदीप सिंह निज्जर की डेथ से। तो बेसिकली ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बात ये है यार कि कनाडा में सिख वोट बहुत जरूरी है। कनाडा के अंदर जो सिख की पूरी पॉलिटिक्स है वो बहुत जरूरी हो जाता है। इवन जो कनाडा के पहले के प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये रिक्वेस्ट भी किया था कि वो सुर्रे गुरुद्वारा आए, जो मैंने बताया था जहां पर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई थी इस साल। तो उन्होंने 2015 में जब वो हमारे मोदी जी वहां गए थे तब उनको रिक्वेस्ट भी किया था। तो बेसिकली ये एक तरीके से वहां पे थोड़ा सा सिख वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हो उसको मिनी मिनी पंजाब भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जगह पर ये आपको पता है कि कनाडा में काफी सारे पंजाबी रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ एलिगेशंस जो ये लगाए गए हैं ना, ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा खालिस्तानी इशू के बारे में आपको समझा देती हूँ कि हुआ ये था कि भाई एक सिख स्टेट अलग से बनाने की डिमांड चली थी जब इंडिया और पाकिस्तान में से जब पंजाब सेपरेट हुआ था। कुछ पंजाब का हिस्सा इंडिया में है आज भी, और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तब ये पार्टीशन के समय खालिस्तानी मूवमेंट आई थी कि सिख को अलग कर देना चाहिए। ये असल में जब सबसे ज्यादा निकली थी जब एक इसके लीडर बने थे जरनैल सिंह भिंडरावाला। जरनैल सिंह भिंडरावाला ने इसके ऊपर काफी ज्यादा युद्ध मोर्चा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी थी 1982 में। इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार परफॉर्म किया गया था जब उनको गोल्डन टेम्पल जो है हरमंदिर साहिब, वहां पे जाकर के उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, जिसमें इन सब चीजों को यहाँ पे खत्म किया गया। लेकिन ये जो मूवमेंट है खालिस्तानी मूवमेंट, ये कनाडा में भी है। कनाडा में एक पर्सन है सुरजन सिंह गिल, वो खालिस्तानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल करके वैंकूवर में चला रही हैं, जहाँ पे सिख पीपल दे आर कलेक्टिंग टुगेदर एंड डूइंग दिस। तो वहां पे थोड़ी सी ऐसी देखने को मिली है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज थोड़ी सी प्रमोट की जा रही है। ठीक है, तो जैसे जून 2023 में भी जो हमारी इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उनकी हत्या की स्मृति में एक परेड जो है वो यहाँ से आयोजित की गई थी ब्रैम्पटन ओंटारियो से। और ये भी बोला गया था कि भाई खून से सना हुआ एक व्यक्ति दरबार साहिब हमले के प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लेते हुए यहाँ पर इसमें दिखाया भी गया था। ये भी वीडियोस आई थी। सिख फॉर जस्टिस करके जो है निकालनी शुरू की गई। और
इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी वाले दिन टोरंटो में एक पंजाबी लैंग्वेज में वीकली सांझ सवेरा भी यहाँ पे पब्लिश की जाती है। ठीक है, और ये कनाडा में काफी अच्छा है, या फिर एक पॉपुलैरिटी वाला, अच्छा तो मैं क्या बोलूं, मतलब पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गया है वहां पर। नाम है उसका सांझ सवेरा। आप सबको पंजाबी और वहां पर हिंदी तो पढ़नी आती है ना, जो यहाँ से पर्सन गए हुए हैं, तो उनके लिए ये चीज है। तो अब आप लोग यहाँ पर सांझ सवेरा करके एक जो है वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया है कनाडा के अंदर। ठीक है, तो ये बस छोटे छोटे सी याद है, ये पंजाबी लैंग्वेज में वहां पे चलता है। तो अभी यहाँ पर जो ये पूरी मूवमेंट चल रही है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन में, इंडिया और कनाडा, सॉरी, कनाडा के रिलेशन में। जब G20 का समिट भी हुआ था, तब यहाँ पर जब कनाडा के प्रधानमंत्री आए हुए थे, तब उन्होंने बात भी करी थी और बोला था कि कनाडा में सिख विरोधी प्रदर्शनों के लिए हमें कुछ करना होगा, ऐसा भी बोला था। व्यापार समझौते पर भी आपस में बातचीत करी थी। लेकिन ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, इससे दोनों कंट्री के बीच में ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू आ गया। अब एकदम से इंडिया और चाइना के जो, सॉरी यार, मैं बार बार मेरे मुंह से चाइना निकल जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चाइना मैं पढ़ाती हूँ, तो बहुत ज्यादा न्यूज में जो है मुंह पे आ जाता है, तो, मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी इस चीज पर। आप लोग समझ रहे हो कि कनाडा की बात हो रही है, तो कनाडा के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो अभी अभी फिलहाल की ये भी न्यूज आ रही है, आज की ही न्यूज है, 26 तारीख की ही, कि बहुत सारे खालिस्तानी जो पीपल हैं, ये वैंकूवर के बाहर जो है वो इकट्ठा हुए हैं, और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रही है। और बहुत सी खालिस्तानी लोगों ने वहां पे खालिस्तानी फ्लैग्स दिखाए हैं, म्यूजिक चलाया है, स्लोगन्स बजाने शुरू किए हैं। इवन ये तक भी देखने को मिला है कुछ वीडियोस में कि उनमें से कुछ लोगों ने इंडियन फ्लैग्स को बर्न तक कर दिया है, और वहां पर जो कोई भी गार्बेज का बॉक्स है उसमें तक उसको डाल दिया है। तो ये सारी चीजें वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिली है। और यहाँ के लिए वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन भी थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के हेड है तजिंदर सिंह सिद्धू। ठीक है, वो प्रेसिडेंट है। उन्होंने ये बोला है कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के ऊपर जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर पूरी एक जांच की जाएगी। उन्होंने बोला है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर एक पूरी जांच यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये है प्रेजेंट डे की न्यूज। बाकी इसमें क्या इसके टाइज में और इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको और टाइम टू टाइम बताऊंगी, पर अभी फिलहाल के लिए ये चीज चल रही है। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी इंडिया इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है, नाम है सिख फॉर जस्टिस। उन्होंने यहाँ पर शट डाउन इंडिया मिशन के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि इन सब चीजों का असर मिलिट्री के ऊपर ना पड़े, लेकिन रिलेशंस के ऊपर, वीजा सर्विसेज के ऊपर पड़ेगा। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, असैसिनेशन जो हुआ था उसको यहाँ पे दिखाना इस तरीके से, मतलब कि सिख सेपरेटिस्ट कर देना की कोशिश करना, एक अलग से स्टेट की डिमांड करना, मतलब कि ये सारी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे चल रही हैं, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर सिख एडवाइजरी भी इशू करी है कि इंडिया में जो भी सिख पीपल, जो कैनेडियंस रहते हैं, उनको यहाँ पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के ऊपर। लेकिन टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गए। मैं आपको साफ साफ सीधा बताऊं तो दोनों देशों के बीच में टेंशन काफी इंक्रीज हो गए, और ये हर जगह की आज के टाइम पे न्यूज जो है वो हमारी बढ़ गई है। हर जगह पे यही न्यूज काफी ज्यादा आ रही है कि क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप रीड कर सकते हो। ट्रेड रिलेशन भी डिटोरिएट हो सकती हैं, ये मैंने कॉम्प्लिकेशंस लिखे हैं कि माइट बी इन फ्यूचर ट्रेड ट्रेड रिलेशंस भी कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं, मतलब प्रॉब्लमैटिक्स हो सकती है। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों के बीच में आगे स्टार्ट करना, दोबारा से इसको रीबिल्ड करने की कोशिश करना, इट कैन टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग इट विल टेक टाइम, इट कैन टेक टाइम। ठीक है, चलिए बाकी बढ़ते हैं। आप लोगों का इस पे क्या टेक है, क्योंकि आप लोगों ने भी इसकी स्टोरी जरूर सुनी होगी, कवर कर रहे होगे, तो क्या आप लोगों का टेक है मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये सेकंड हमारा आर्टिकल है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमेशा कौन निकाल के लेके आता है, एनएसओ डेटा पब्लिश करती है। एनएसओ, और ये अलग अलग तरीके से निकाली जाती है, कई बार 3 मंथ्स की, कई बार 12 मंथ्स की ग्रोथ रेट के ऊपर पूरा ये इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कंट्री की कंडीशन पे। इस बार के जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर ग्रोथ रेट बता रही है, 8% और 7.8% का रहता है। जीडीपी का मतलब आपको सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसका सीधा मीनिंग होता है कि एक पूरे देश में एक साल भर के लिए कितने अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है। देखो बात समझो, हमें नहीं मतलब कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमें हु से मतलब नहीं है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमें मतलब है वेयर। अगर इंडिया की सॉइल में प्रोडक्शन हो रही है तो ही हमें मतलब है। हु इज प्रोड्यूसिंग, वी आर नॉट, मतलब देख हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ पे हो रही है। अगर इंडिया की सॉइल पे हो रही है, दैट इज नोन एज जीडीपी। ठीक है, अब इसमें इंडिया की कंपनीज भी हो सकती है, इसमें बाहर की कंपनीज भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। जो जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है अलग अलग तरीकों से, जैसे कि इनकम अप्रोच, जिसमें हम लोग इनकम जो है वो कितनी पे हुई कितनी रिसीव हुई उसके ऊपर चेक किया जाता है। और नेशनल इनकम के रूप में, जिसमें हम सारा कुछ ही ऐड कर देते हैं, उसका रेंट कितना पे जा रहा है कितना, हर चीज को ऐड करके पे के रूप में निकाला जाता है। एक है एक्सपेंडिचर की अप्रोच, जिसमें हम लोग जो है एक टाइम के ऊपर कितना खर्चा हुआ है उसके ऊपर निकालते हैं। एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, काम ही उसका स्टैटिस्टिक्स को जमा करना है, वो भी इसी तरीके से निकालती है। उन्होंने यहाँ पर एक बोला था कि हेडलाइन ग्रोथ यहाँ पे होगी 4.5% के अराउंड। ठीक है भाई, तो ये है एनएसओ के बारे में। अगर मैं आपको बात बताऊं तो एनएसओ जो है मॉस्पी के अंडर काम करती है। मॉस्पी का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर वर्क करती है, जो कि सारा डेटा रिलीज करती है। एनएसओ यह मिनिस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स विंग है, एनएसएसओ के साथ मिलकर के पूरा काम देखती है। सो बेसिकली दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर कि सारा डेटा, सारा मीन वैल्यू मोड निकाल के सारी चीजों को इकट्ठा करती है। ठीक है, थर्ड आर्टिकल है हम लोगों का यूएन का क्लाइमेट एम्बिशन समिट। 21 सितंबर को खत्म हुआ है, जो यूएन की जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में ये कंक्लूड किया गया है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जो है इसमें इंडिया भी गया था, इंडिया के साथ श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, सारी कंट्रीज यहाँ पे जो है स्पीकर्स के रूप में आई थी। इस समिट को न्यूयॉर्क में अरेंज किया गया था, जिसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई, कि नाम ही क्लाइमेट है ना। अब आप देख रहे हो, अब आप लोग भी सोचते हो कि मैम हर रोज ही क्लाइमेट के ऊपर कुछ बता देती हैं यार, इतना सारा हम याद कैसे करें। तो यार अब मैं भी मजबूर हूँ, बिकॉज यही सब ही तो है पढ़ने के लिए। अब सबमिट होते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है, सबमिट नहीं होंगे नहीं पढ़ेंगे। अब सबमिट हो रहे हैं, करंट अफेयर बन रहा है, तो यार मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बताना ही पड़ेगा मुझको। तो आपने आपने मेरे मुंह से बहुत बारी सुन लिए सारे नाम। ठीक है, कभी पेरिस अग्रीमेंट बता रही हूँ मैं, कभी कोई G20 में बता रही हूँ, कभी कहीं बता रही हूँ। तो देखो यार, है ये सारी चीजें, ये सब अरेंज हो रही हैं। क्लाइमेट समिट, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, क्लाइमेट एक्शन समिट। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट जनरेट होना, ये सब जनरेट किए जा रही हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, क्योंकि चाइना, यूएसए एंड इंडिया, ये तीनों कंट्रीज मिलकर के पूरे वर्ल्ड का 42% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस करती है। तो इनको ध्यान भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट एक्शन भी लेना पड़ेगा इनको। वही चीज है यहाँ पर। तो यूएन ये सारी चीजों को देख रहा है, इसके ऊपर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, इसमें यही बात है कि हम लोगों को अपनी अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ऊपर ले गए इसको, हमारे लेवल्स इसके ऊपर जाते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ऐसा रिपोर्ट का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बाद सबसे पहली जो लू की थपेड़े होंगी, हीट वेव जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इंडिया के ऊपर पड़ने वाली है। ऐसा ही रिपोर्ट में आया है, जो कि काफी हद तक सही भी लगता है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का इक्वेटर वगैरह से प्रॉक्सिमिटी होना भी एक लाजमी सी बात है ना, हम लोग काफी क्लोज ही हैं। राइट, सो यही चीज है, इसमें एक्शन लेने की बिल्कुल अर्जेंट नीड पड़ती है। वही चीजें, एमिशंस को कंट्रोल करना, इंडिया ने काफी चीजें इसके लिए फॉलो अप भी करी हैं। क्लाइमेट को इक्वल रखना, वही सारे क्लाइमेट के ऊपर जस्टिस रखना, एसडीजी को फॉलो अप में लेकर के आना, मल्टी सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करना, इंडिया अपनी कमिटमेंट यहाँ पर पूरी करने की कोशिश करता है। और 50% की हमारी एनर्जी की नीड्स डिमांड करने की बात हो रही है, कि हम लोग यहाँ पर ट्री कवर को भी इंक्रीज करें, कार्बन सिंक बिलियन टन्स में रिड्यूस करें। और मोदी जी ने जाकर के जो है COP26 में वादा भी किया था कि हम लोग 2070 तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे। तो ये तो बड़ा लंबे समय की बात है, तब तक ना हम रहेंगे ना मोदी जी रहेंगे, है ना भाई। तो मतलब इसको थोड़ा टेक इट इन लाइटली वे, मैं बस एक नॉर्मल वे में बोल रही हूँ। तो वही है कि टेम्परेचर के ऊपर बात है यहाँ पर सारी, इसको आप रीड कर सकते हो, समझाया हुआ है वैसे मैंने सारी बातें पहले भी आपको।
इसरो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि लैंडर जो है हमारे विक्रम और प्रज्ञान रोवर, ये यहाँ पर ओपन अप दोबारा से होंगे, दोबारा से जागेंगे यहाँ पर। और बेबी वहां पर जब से ये चंद्रयान मिशन हुआ है तब से ये सक्सेसफुल रहे हैं और एक्टिव भी रहे हैं। अब ऐसा बोला गया कि मे बी दे आर इनएक्टिव, तो ये कुछ टाइम से इनएक्टिव हैं। चंद्रयान 3 आप सभी लोगों को याद है। और चंद्रयान 3 जो है 23rd ऑफ अगस्त को यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ था, जिस दिन हम लोग यहाँ पर नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। और उसी दिन यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया करेंगे उसी पर्टिकुलर दिन को, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को मिशन सक्सेसफुल हुआ था, जिसमें प्रज्ञान रोवर, प्रज्ञान लैंडर और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है भाई। चलिए भाई क्वेश्चन देख लो। ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, ये स्टार्ट किया गया है एक फंड के रूप में जो कि फाइट करेगा इन सारी चीजों को। तो इट इज अ काइंड ऑफ ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, याद रख लेना इसको। ये जो स्टार्ट किया गया था असल में 2002 में किया था। इसको पता है सबसे पहली बार इसको किसने जो है वो डोनेशन दी थी? इसकी डोनेशन मुझे आज भी याद है, मैंने पढ़ा था। इसकी डोनेशन माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है ना, बिल गेट्स, उनकी जो एक पूरी फाउंडेशन चल रही है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने पहली फाउंडेशन यहाँ पर जो है वो डोनेशन के रूप में दी थी। तो ये जो है एक इम्प्लीमेंट भी करती है और ये फंड भी देती है। न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स जो है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिख रहा है, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ना हो करके वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, यहां पर है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इसमें। तो इसमें ट्रू पूछ रहा है आपसे फर्स्ट, इसमें जो है स्टेटमेंट बी वाली करेक्ट है। ये एक फंडिंग व्हीकल है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सिर्फ फंड इकट्ठा करती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट से नहीं बना है, डोनेशन के थ्रू आया है। बाकी स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। रीड कर सकते हो यहाँ पर आप इन स्टेटमेंट्स को। ये सब चीजों से मिलके बना है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी यहाँ पर योगदान अच्छा खासा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पर। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में वादा किया था, आज ही मैंने बताया कि 2070 का वादा करके आए थे, बताया थी ना मैंने वो बात, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपको याद हो जाए। तो भाई 2002, अभी इसको जो है 2000 जो है अभी हुआ था 2021 में COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में क्या वादा किया था कि हम नेट जीरो एमिशन 2050 तक नहीं लाएंगे, हम 2070 तक लेके आएंगे, ये बात तो बोली थी। और सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि 2030 तक हमारी पता नहीं होती है या नहीं होती, रिन्यूएबल सोर्सेज से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुआ करेगी और हमारे कार्बन एमिशंस को हम बिलियन टन से थ्रू कट कर देंगे 2030 तक आते आते, ठीक है। ये सब बातें जो है वो कही गई थी, इनको आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इंडिया को 41st एंड 42nd, बहुत समय से 40 ही थी हमारे पास, और अभी लगातार 2 साइट्स अपने को मिल गई। 41st वाली मैंने कवर करी थी क्लास में, शांति निकेतन, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वो हमारी हुई है। और 42nd होयसाला के टेम्पल्स हैं कर्नाटका के, इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो प्रिपेयर करूंगी, ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो प्रिपेयर की हुई है पंचायत की ट्रिक पर। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उसको जरूर देख के रिस्पॉन्ड करें यार। आप लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उसके ऊपर, अगर नहीं आएगा तो यार मैं और शॉर्ट्स नहीं बना पाऊंगी, समझिए आप सभी लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए ताकि आपको मैं और शॉर्ट्स वगैरह लेकर के इसमें और बेटर प्रेजेंटेशन करके आपको बता सकूं। तो और शॉर्ट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी करो और थोड़ा सा बताओ कि हाँ मैम कैसा है, क्या चीज है, थोड़ा सा मोटिवेशन दो यार। तो 42nd वाली को मैं एक शॉर्ट के रूप में कवर अप करूंगी, कौन सी है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको दिमाग में रखनी है और याद रखनी है। उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये वाला कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जरूरी है। तो वही आपको मेंस के लिए आंसर लिखना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट देते वक्त किन किन बातों का दिमाग में रखता है और क्या इनकी आपस में इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? सो इस प्रकार से ये वाले आर्टिकल्स को कवर कीजिएगा। आज के आर्टिकल ज्यादा मेंस ओरिएंटेड नहीं थे, प्रीलिम्स के लिए ही याद करना है सारा कुछ, मेंस इसमें नहीं था आज इस बार का। ज्यादा नोट्स भी नहीं बनेंगे आज के आर्टिकल से आपके, मेन आपका सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़े बहुत आपको जो मैंने समझाया सिर्फ उन्हीं में से बनाएंगे आप उसको। क्लियर है भाई? मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में।
धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, ऐसे ही पढ़ते रहिए।